स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की बात बताता हूं एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले क्योंकि महिला आरक्षण पर आर पार है, देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़ी देर पहले संबोधित किया है। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम की बात बताता हूं। देखिए, महिला आरक्षण पर घमासान के बीच पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी महिला कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। कुछ तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने हम रखते हैं। देखिए, पीएम मोदी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्र को संबोधित किया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोल दिया है। बिल के पास ना होने पर पीएम मोदी ने विपक्ष को सीधा जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और टीएमसी को इस मुद्दे पर पीएम ने घेरा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, माफी मांगता हूं। जिन लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीना, उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी। और अब बड़ा सवाल यह है कि महिला आरक्षण पर अब क्या होगा, सरकार इस पर क्या करने जा रही है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद सरकार की तैयारी। अब सूत्रों के मुताबिक सरकार दूसरे विकल्प तलाश रही है, यानी प्लान बी, ताकि 2029 लोकसभा चुनाव में 33% आरक्षण लागू किया जा सके। सरकार महिला आरक्षण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है, आश्वस्त है। सरकार विपक्ष के साथ आम सहमति बनाने की कोशिश कर सकती है और इसके बाद नए सिरे से बिल को पेश किया जा सकता है। देखिए, विपक्ष 2011 की जगह 2027 को जनगणना का आधार बनाने पर अड़ा हुआ है और ऐसे में 2027 जनगणना के बाद भी परिसीमन किया जा सकता है और 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण लागू किया जा सकता है। महिला आरक्षण बिल गिरने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ, अब से थोड़ी देर के पहले, और इससे साफ है कि सरकार इस बिल को लेकर कितनी गंभीर है। परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 816 तक हो सकती है। सरकार का तर्क है, सरकार का दावा है कि इससे दक्षिण के राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा। सहमति बनने के बाद नए सिरे से बिल को पेश किया जा सकता है और इसके लिए कई संविधान संशोधन करने पड़ सकते हैं। अब सूत्र बता रहे हैं, उनके मुताबिक सरकार विकल्पों की तलाश में है। महिला आरक्षण बिल 2023 में संसद में पास हो चुका है। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद यह कानून संविधान का हिस्सा नहीं बना था। सरकार ने महिला आरक्षण कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। 16 अप्रैल 2026 से इसे लागू करने की घोषणा की गई। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो देश के नाम संबोधन दिया, अब से थोड़ी देर के पहले, अब वो सुनवा देते हैं आपको। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और फिर प्रदर्शन की बारी आती है, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है और राहुल गांधी का पुतला भी यहां पर फूंक दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों ने और जो नेत्रियां हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला कार्यकर्ताओं ने। और ये देखिए उसी की तस्वीर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, और राहुल गांधी का पुतला फूंका गया।
वहीं दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार भी की गई। बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश कर रही थी और ये तस्वीरें, नारेबाजी सुनिए। तो दिल्ली में कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रकट किया है। वो भी तस्वीरें आपके सामने, ये बैनर, तख्ती, पोस्टर लिए नारेबाजी। वहीं खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी प्रदर्शन में शामिल हुई। उनके साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मुंबई में भी महिला बिल गिरने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रकट किया और सड़क पर निकलकर प्रदर्शन करते नजर आए। देखिए, गठबंधन मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। वहीं अपर्णा यादव ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पोस्टर्स जलाए हैं। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश से। मैदान में नारी के सम्मान में अपर्णा यादव मैदान में नारी के सम्मान में अपर्णा यादव मैदान में नारी के सम्मान में अपर्णा यादव सम्मान में अपर्णा यादव मैदान में नारी के सम्मान में अपर्णा यादव। तो विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी, पोस्टर जलाना, ये सब आपने देख लिया। अब सुनवाने की बारी है, क्योंकि सियासतदान इसको लेकर क्या कह रहे हैं, क्या उनका स्टैंड है, सुनिए जरा नेताओं को। In Parliament, they came out with this new bill. They said they're trying to pass a women's bill, but they had already passed the women's bill in 2023. So hidden behind the bill, the women's bill yesterday, we defeated that bill yesterday in Parliament House. महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्या? देश की नारी इस्तेमाल का विषय है। और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है वो बोल रही है, ये कौन सी भाषा है? अब ये कांग्रेस और उसके साथी जो है मानने के लिए तैयार नहीं, तो उसको हम मारपीट करके जबरदस्ती तो वोट डलवा नहीं सकते हैं। उनका सोच ही महिला विरोधी है, तो हम उनको जबरदस्ती फिजिकली पकड़ के तो वोट नहीं डलवा सकते। कोई आपने पार्टी दुनिया में देखा है क्या? महिलाओं को अधिकार नहीं देने का फैसला करके और उसको वो जीत मानते हैं। उनको तो हम पहले से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 2023 बिल के तहत वो पास भी हो गया। जब देना है वो दे रहे ही नहीं, और तुम्हारे हाथ में था, वो सब लोग मिलके करे सो था। उसको आप इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते, लेकिन आपकी मंशा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ढांचे को बदलकर एग्जीक्यूटिव पावर अपने हाथ में लेना, और जिसकी सत्ता आएगी वो बदलते रहेगा, तो ये नहीं चाहते। महिलाओं का प्रतिकाल जो असम्मान किया राहुल गांधी और विरोधियों ने, देश का माताओं, ये मन में आक्रोश है, और ये आक्रोश का कारण कांग्रेस खत्म हो जाएगा। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, वामपंथी दलों ने जो कल विघ्न बाधा डाली है, उसको गिराने का प्रयास किया है, उसको पास नहीं होने दिया है। इन्होंने आधी आबादी का अपमान किया है।
उधर राजस्थान में भी कार्यकर्ता पीछे नहीं रहे। राजधानी जयपुर में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें महिलाओं ने मोर्चा संभाला ही नहीं। बिहार भी पीछे नहीं रहा। उधर पटना में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूका, उसकी तस्वीर। देखिए, बिल गिरने के बाद सरकार विपक्ष पर हमलावर है, तो विपक्ष का कहना है कि वो बिल के समर्थन में है, लेकिन तरीकों पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी वाड्रा, लोकसभा में जो हुआ वो लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। सरकार इसके जरिए सत्ता में बने रहने की साजिश कर रही थी। मैं बहुत खुश हूं कि लोकसभा सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया बिल गिर गया। सत्ता पक्ष हमें महिला विरोधी कहकर मसीहा नहीं बन सकता। स्मृति ईरानी ने जवाब दिया। कांग्रेस और उसके सहयोगी इस बात का जश्न मना रहे हैं जिन महिलाओं ने राजनीति में सालों तक संघर्ष किया है और जो संसद में केवल 33% आरक्षण की मांग कर रही थीं, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। प्रियंका महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिए जाने की विरोधी हैं। डिंपल यादव कह रही हैं ये लोग समाज को बांटने वाले हैं। इन्होंने हमेशा समाज में फूट, अविश्वास और डर पैदा किया है। इसी हथियार के दम पर ये सत्ता में बने रहे हैं। अब लोग इनकी इस चाल को समझ चुके हैं और अब सियासतदान जो इस पूरे मामले को लेकर अपना अपना पक्ष कैसे रह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और खासकर जो देश की महिला नेताएं हैं, नेत्रियां, उनको सुन लेते हैं। सुनिए। हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लाएं। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस की प्रेस वार्ता में यह कहा गया कि वो 2023 के पारित बिल का समर्थन करते हैं जिसमें डिलिमिटेशन का उल्लेख है, कि साथ में ये भी कहते हैं कि उन्हें परिसीमन की समिति और व्यवस्था में विश्वास नहीं और देश की महिला पर भी विश्वास नहीं। ये कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है। ये सारी महिलाएं जो हैं ये आई थिंक डिमोटिवेटेड हुई हैं, लेकिन हमें प्रधानमंत्री जी पे, जैसे मैंने कहा, विश्वास रखना है कि ये बिल आके रहेगा, आज नहीं तो कल आके रहेगा। उन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है और इसी हथियार से ये लोग आज सत्ता में बने हुए हैं, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग ये बात समझ चुके हैं कि ये दरार और जो भय और अविश्वास पैदा करके ही ये सत्ता में बने रहते हैं, लेकिन जो सामाजिक न्याय है जिसकी लड़ाई पूरे देश भर में चल रही है, ये उसको महत्व नहीं देना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने हम महिलाओं के मान सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, मैं बड़े दुख के साथ कहती हूं कि उनका महिला विरोधी चेहरा पूरे देश ने देख लिया है। इसके पीछे वो मानसिकता है जो चाहती ही नहीं है कि देश की साधारण महिला उस संसद में पहुंचे, उस निर्णयों में शामिल हो। विपक्ष ने, खासकर की कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस के एक घटक दल ने कल विश्वासघात करा है इस देश की मातृशक्ति के साथ, और अब हम जन जन तक उनकी धोखाधड़ी की इस गाथा को लेकर जाएंगे। जिनको पीढ़ियां नहीं पीढ़ियां गोल्डन स्पून में, गोल्डन प्लेट में और गाड़ियों में, बंगलों में पहले ही जन्म से उनको सब मिला है, उनको महिलाओं के अधिकार के बारे में क्या समझेगा। तो महिला नेताओं को सुन लिया आपने, किसका पक्ष क्या रहा पार्टी के हिसाब से, ये सब कुछ आपने सुना। अब कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, क्योंकि कल लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के बाद वोटिंग हुई। बिल में समर्थन नहीं मिला, 2/3 जो बहुमत है वो नहीं मिला इस बिल के। और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अब जरा इसको समझाने की बारी है। अब समझिए
कि ये जो लागू नहीं हो रहा है, लागू होने में क्या अड़चनें, क्या दिक्कतें हैं, कैसे समझिए। लोकसभा में अभी 74 महिला सांसद हैं, मतलब मौजूदा लोकसभा में 14% से भी कम महिला सांसद हैं, उनकी भागीदारी है। अगर 543 सीटों पर 33% आरक्षण लागू हो जाता है तो 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करनी होगी और इससे कई पुरुष सांसदों को अपनी सीटें छोड़नी पड़ेंगी। इससे कई पार्टियों में बगावत का खतरा हो सकता है। परिसीमन के बाद करीब 272 नई सीटें जुड़ेंगी और लगभग इतनी ही सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी होंगी। इससे पुरुष सांसदों पर सीधा असर कम होगा। 2023 के कानून के मुताबिक महिला आरक्षण बिल को लेकर शर्त है। इसके मुताबिक 2027 की जनगणना के बाद यह लागू होगा। इसके आधार पर होने वाले परिसीमन के बाद लागू किया जा सकेगा। इस कानून के तहत आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो सकेगा। इसी को लेकर सरकार ने लोकसभा में बिल पेश किया था। इसमें 2011 जनगणना को परिसीमन का आधार बनाने की बात थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद यह बिल पास नहीं हो सका, बिल गिर गया। अब कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। आपको सुनवाते हैं क्या कहना है इनका बिल के पास नहीं होने को लेकर। हमें जो अधिकार पिछले 40 सालों से वादा किया था कांग्रेस सरकार ने, वो वादा नहीं मिला। आज हमारी उम्मीदें खत्म हो गई और हम सब आज बद्दुआएं दे रहे हैं उस एनडी गठबंधन को। राहुल गांधी का पुतला अभी तो फूका है और पूरे देश भर में आज देश की आधी आबादी किस तरीके से इन पार्टी को, दूसरे लोगों को उखाड़ फेंकने का कार्य करेगी। हमारी महिलाओं के जो अपमान किया है, कल का दिन जो हम लोग का था बहुत ही काला दिन था और विरोधियों ने जो बाधा डाला है, महिलाएं बख्शेंगी नहीं, कोई माताएं बख्शेंगी नहीं। अपने परिवार की बहुओं को, अपने परिवार की बहन को, अपने परिवार की बेटी को आगे करना है। इसलिए इन्होंने ये सारे तोतले चोचले बाजी शुरू करी है, बहाने ढूंढे हैं। इनको पता है कि हमारे खिलाफ पूरी नारी शक्ति जाग गई है। अरे राहुल गांधी जी, आपके घर में 2-2 सांसद बैठे हैं वहाँ पे, फिर आप महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते? वैसे भी कांग्रेस सरकार थोड़ी सी बची, वो भी गंगा में विसर्जित हो जाएगी। राहुल गांधी जी के जो आज यहाँ पुतला जो जलाया है, आने वाली 20 तारीख को भी हम वैसे ही प्रदर्शन करके उनको दिखाएंगे कि एक मात्र शक्ति, एक आधी आबादी चूल्हे चौके तक सीमित नहीं है। इसका बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है हमको सुनकर के, मतलब जब महिलाओं के हक की बात होती है तो लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन उनको जब हक देने का वक्त आता है तो लोग उसके अपोज करने लगते हैं। आज हमें बहुत खुशी होती है अगर वो हमें आरक्षण मिलता, लेकिन उन्होंने रोक के बहुत गलत किया। ये सोच रहे हैं कि हमारा चूल्हे चौके तक ही हमारी महिलाएं सीमित रहेंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी, तो वो गलत सोच रहे हैं। और आने वाले कल में अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो कल हमारे बच्चों तक आएगी, बच्चियों तक आएगी। महिलाओं के साथ जो अपराध उन्होंने किया है, ये भारत देश की बेटियां उन्हें माफ नहीं करेगी। आने वाले समय में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। चलिए, महिलाओं को सुना आपने, उनका क्या लॉजिक था, क्या वो कहना चाह रही थी, और फ्यूचर को लेकर या फिर अभी जो भी पॉलिटिक्स को लेकर। लेकिन एक और बात, क्योंकि बिल को लेकर उत्तर और दक्षिण में विवाद करने की कोशिश भी हुई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर थे। ये जो विशाल आप जनसभा देख रहे हैं, उसको संबोधित करने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री यहीं से। माता की वंदे वंदे वंदे। ये तमिलनाडु, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, वहां पर सम्मानित किया गया और ऐसा दावा कि लाखों लोग आए थे सुनने। तो वहीं राहुल गांधी ने भी आज तमिलनाडु में रैली की है और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के बारे में उन्होंने बातचीत की है। वो भी तस्वीरें आपके साथ। राहुल गांधी को भी सुनने के लिए काफी लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। तमिलनाडु में एक तरफ प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी तो वहीं पर राहुल गांधी की भी। अब ये अगली तस्वीर देखिए। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने बिल की कॉपी फाड़कर अपना विरोध प्रकट किया और जश्न भी मनाया था इन्होंने। स्टालिन ने बिल का विरोध किया, बिल की कॉपी फाड़कर वहां पर ये देखिए नारेबाजी भी हुई। ये तो बिल की कॉपी फाड़ दिया इन्होंने। अब जश्न मनाने वाली तस्वीर, स्टालिन ने इसका जश्न भी मनाया। ये देखिए सड़क पर पटाखा जलाकर।
मिठाई भी खिलाई। स्टालिन ने बिल के विरोध में थे, जश्न मनाए, मिठाई खिलाई, बिल की कॉपी फाड़ी। वहीं प्रधानमंत्री ने घेरा भी है इनकी पार्टी को। वहीं इस बिल के समर्थन में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी प्रदर्शन किया है। वो भी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। और वहीं तमिलनाडु में डीएमके नेताओं ने जश्न मनाया है, उसकी तस्वीरें। ये पटाखा फोड़ रहे हैं लगातार। लोग तो खैर खुश इसलिए हो रहे थे कि उनको मिठाई मिल रही है फ्री में खाने को, और उनके नेता जैसा वो चाह रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं। और ये भी तस्वीर। अब कर्नाटक में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है, वो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस का प्रदर्शन है। अब जरा समझते हैं कि उत्तर और दक्षिण को लेकर आखिर क्या विवाद पैदा करने की कोशिश हुई। दक्षिण में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इससे उनको नुकसान होने वाला है, तो समझिए। देखिए, 543 सीटों में हिस्सेदारी, 815 सीटों में हिस्सेदारी, ये जरा आप समझ लीजिए। उत्तर में जो हिंदी भाषी बेल्ट है 207, 311, दक्षिण में 132, 198। ये देखते भी रहिए, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं। ये सब कुछ प्रॉपर हमने लिखा भी हुआ है। ये अब परिसीमन के बाद सीटें बढ़ने पर दक्षिण के कुछ राज्यों ने चिंता प्रकट की है। 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होगा, ऐसा दावा है उधर से, दक्षिण से। तमिलनाडु, केरलम और आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा घाटे में होंगे उनके दावे के मुताबिक। विरोध में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन है। स्टालिन ने बिल की कॉपी फाड़ दी। आपको तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले दिखाई। उन्होंने मिठाई भी बांटी, जश्न मनाया गया। स्टालिन ने 1960 के दशक जैसा आंदोलन करने की चेतावनी दी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, सभी राज्यों से इस बिल का विरोध करने की अपील की। जबकि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू बिल के समर्थन में हैं। उनकी भी तस्वीरें आपके सामने हमने रखी थी। अभी उत्तर के हिंदी भाषी राज्यों में कुल लोकसभा सीटें 207 हैं, और अगर 50% सीटें बढ़ती हैं तो यह आंकड़ा 311 हो जाएगा। वहीं दक्षिणी राज्यों की कुल लोकसभा सीटें 132 हैं, और अगर यहां 50% सीटें बढ़ती हैं तो यह आंकड़ा 198 होगा। अभी उत्तर और दक्षिण के सीटों में 75 सीटों का अंतर है। 50% सीटें बढ़ने पर यह अंतर 113 सीटों का हो जाएगा। लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने इसको लेकर जानकारी दी थी, और सभी राज्यों की सीटें 50% बढ़ाई जाएंगी। इससे किसी भी राज्य की सीटें नहीं घटेंगी, किसी को घाटा नहीं होगा, सबको फायदा होगा, ऐसा कहा गया था। और इस बीच एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान यानी केंद्रीय मंत्री, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशिकांत दुबे, दोनों क्या कह रहे हैं सुनिए। प्रपोजल हमारे द्वारा डिलिमिटेशन को लेके दिया गया था, जहां पे हर राज्य को इक्वल शेयर मिल रहा था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, जहां पे 50% मौजूदा जितनी सीटें हैं हर राज्य की उसका 50% इंक्रीज करके हम लोग दे रहे थे। इसमें किसी राज्य को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आज की भी तारीख में जिस भी राज्य का जितना भी ऑफ सीट्स इन द लोकसभा वो शेयर उतना का उतना ही रहता है। साउथ इंडिया के साथ इतना बड़ा अन्याय कांग्रेस करेगी ये मैं जिंदगी में नहीं सोच सकता था। स्टालिन करेंगे ये सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रपोजल था उसमें सबों को समानुपातिक आधार पर 50% रिजर्वेशन हो रहा था, और जो 24.67% अभी साउथ का रिप्रेजेंटेशन था वो लगभग 23.67 वो लगभग 24% के आसपास हो रहा था। तो मुझे लगता है कि साउथ इंडिया को गुमराह करने का एक बड़ा साजिश विपक्ष ने रचा, और साउथ की जनता कभी इसके लिए माफ नहीं करेगी।
चलिए, ये तो बात हो गई पारिसिमन की और महिला आरक्षण बिल की। इसके विरोध में, इसके समर्थन में देश भर से जो भी तस्वीरें आई हमने रखी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर एक और, ये अंतर्राष्ट्रीय खबर, क्योंकि अब आपको बताने जा रहे हैं होर्मुज पर कैसे मच गया है हाहाकार। लेकिन सबसे पहले ईरान की राजधानी तेहरान से आई तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। देखिए कैसे सड़कों पर लाखों लोग इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये शोर सुना आपने, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। और वहीं ईरानी महिलाएं भी अपने बच्चों के साथ सड़कों पर उतरी और ईरानी सेनाओं को मिलिट्री सैल्यूट देती हुई ये दिखाई दी। तो कुछ ईरानी महिलाएं जो ये बच्चों के साथ पहुंची हुई थी और कुछ ईरानी महिलाएं तो बंदूक के साथ ही वहां पर पहुंच गए, सड़कों पर उतरी और ईरानी सेना का समर्थन करते हुए ये नजर आई। देखिए और ईरान के अलावा यमन में भी ईरानी समर्थक बंदूक लेकर सड़कों पर उतरे। ये तस्वीर वहीं से, यमन से, ये देखिए। सनुहर्रिर कुल्ल फिलिस्तीन वहदना कुल्ल साहात यमन की राजधानी सना में कैसे लोगों का हुजूम नजर आया। ड्रोन से जो कैद हुई हैं तस्वीरें वो अब आपके सामने रख रहे हैं, देखिए। यमनुल अंसार शुक्रन लिल्लाहिल जब्बार इंतसरत लुबनान इंतसरत बिल्लाहि व सहयून इंकसरत बिल्लाहि व सहयून इंकसरत। और ईरान समर्थक सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं, जापान में भी सड़कों पर उतरे, उसकी तस्वीरें। एक तरफ ईरान के समर्थन में जगह जगह रैली निकाली जा रही थी, दूसरी ओर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे और उन्होंने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दे दी, या धमकी कह लीजिए। That's a good one. Oh, I wanted this one. See that, Joe? You think Biden can do that? He can. तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा और कैसे फिर धमकी दे डाली, चलिए जानते हैं। 21 अप्रैल को अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर खत्म हो रहा है। इसी बीच दावा है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर बढ़ सकता है, लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर से जंग की ओर इशारा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से ईरान को धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा है कि चाहे जो हो जाए वो ईरान से यूरेनियम लेकर ही रहेंगे। अगर बातचीत से समाधान नहीं निकलता है तो भी रास्ते हैं। यूरेनियम की मदद से ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। अमेरिका इजराइल बिल्कुल नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बनाए। ऐसे में ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर बुधवार तक समझौता नहीं होता तो दोनों देशों के बीच सीज फायर खत्म हो जाएगी और बमबारी होगी जमकर। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जब तक ईरान शर्तें नहीं मान लेता तब तक होर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी पूरी तरह से जारी रहेगी। ट्रंप पहले भी दावा कर चुके हैं कि ईरान ने प्रस्ताव दिया है कि वो अगले 20 साल तक परमाणु हथियार नहीं बनाएगा।
लेकिन ईरान की ओर से अब तक कोई बयान इसको लेकर नहीं आया है। ईरान ने उल्टा अमेरिका पर सीज फायर की शर्तें तोड़ने का आरोप लगा दिया है। तो अमेरिका और ईरान ने कैसे एक दूसरे को जवाब दिया है, सुनिए जरा। We'll be talking about Iran later. We have ईरान और अमेरिका के बीच अच्छी बातचीत चल रही है। उनके पास सिर्फ नेता हैं, ना ही कोई नेवी है, ना वायुसेना। ईरान के पास कुछ नहीं बचा है। वो दोबारा स्ट्रेट बंद करने को कह रहे हैं, लेकिन वो हमें धमका नहीं सकते। बातचीत जारी है। हम बहुत सख्ती से पेश आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को मारा है। ईरान में पिछले कई सालों में अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। You call that enforced regime change? हमने अपना पक्ष बहुत सही तरीके से रखा है। हमारी सभी शर्तें साफ हैं। पाकिस्तान में हुई बैठक में भी हमने अपना पक्ष साफ रखा था। अमेरिका जो कह रहा है, ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। हम पलटवार करेंगे। एक तरफ ट्रंप धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने मानो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वहां इस्फहान में ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियां साइकिल चलाते हुए कैमरे में कैद हुए। ये देखिए। अब इस हर एक तस्वीर के मायने होते हैं, संदेश होते हैं। ईरान संकेत दे रहा है कि वहां सब नॉर्मल है, सामान्य है। 28 फरवरी के बाद पहली बार पूर्वी ईरान का एयर स्पेस खुला और एयरपोर्ट से यात्री विमान ने उड़ान भरी। उसकी ये तस्वीर। तो सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी ईरान अमेरिका का खूब मजाक उड़ा रहा है। ईरानी कॉन्सुलेट ने अमेरिका को इजराइल का पुतला बता दिया है। ये वीडियो देखिए। Please quit! ये AI Why are they not quitting? Oh, come on. Hold on, let me help you. Thanks, Daddy. Please continue. ये ईरान ने वीडियो साझा किया है और तंज किया है, मजाक उड़ाया है। I'm proud of you, Donald. और ऐसा ही एक AI वीडियो दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने भी साझा किया है। उसकी भी तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए। अब दावा है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज इस्लामाबाद इसलिए लौटे हैं क्योंकि जल्द पाकिस्तान में ही ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता हो सकती है। पाकिस्तान में एक बार फिर अमेरिका ईरान की बातचीत संभव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को इस्लामाबाद में शांति वार्ता हो सकती है। बैठक के लिए दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल कल पाकिस्तान पहुंच सकता है और इसी बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी तेहरान से निकल गए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। 3 दिनों से शहबाज सऊदी अरब, कतर और तुर्की के दौरे पर थे। पाकिस्तान में पिछली बार 21 घंटे तक शांति वार्ता चली थी, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बिना नतीजे के टूट गई। दावा है कि ईरानी विदेश मंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के दूत विटकॉफ भिड़ गए थे आपस में। शांति समझौते की बात करते हुए दोनों नेताओं में तीखी बहस हुई। पहले दौर की बातचीत फेल होने पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस बोले, ईरान के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन अमेरिका बिना डील के लौट रहा है। वैसे समझौता ना होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। तब ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका की जिद से बात नहीं बनी। इस वार्ता से बाहर निकलने के लिए अमेरिका बहाना तलाश रहा था। जंग रोकने के लिए ईरान की ओर से नीयत और इच्छा दोनों मौजूद थी। ऐसे में सवाल यह है कि दूसरे दौर की मीटिंग में समाधान निकलेगा या फिर ऐसा ही रहेगा, यह बड़ा सवाल है।
चलिए इसी के साथ भारत की बात बताता हूं मैं आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। आप बने रहे, देखते रहे एनडीटीवी इंडिया। खबरें यहां पर लगातार जारी है। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। होती है फिर मुलाकात।